धीरेन्द्र एक 30-32 साल का अच्छा लड़का था, सांवले कद का, छोटी कद काठी का। इलाहाबाद के कीटगंज इलाके में एक कमरा लेकर के किराए का और रहता था। वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ाई लड़ता था और अच्छा जर्नलिस्ट था, उभरता हुआ जर्नलिस्ट था। वो जहाँ तक हो सकता था सबका जो है भला मदद यही करते थे। कभी किसी से कोई दुश्मनी या कोई बातचीत विवाद कभी उनका नहीं हुआ किसी से। हमारे शंकर ब्लॉक में अंधाधुंध खुदाई खनन हो रहा था, अवैध खनन, जिस पर उन्होंने बढ़िया न्यूज छापी। उनसे खनन माफिया भी नाराज रहते थे। धीरेन्द्र तो रेगुलर आता जाता था अपने अखबार के दफ्तर में। 13 दिसंबर की शाम को वो दफ्तर में रिपोर्टिंग करने गया था। फिर दफ्तर के साथियों से बोल कर आया कि मुझे गांव जाना है और मैं कल नहीं आऊँगा। चाचा जी से वो पूछ के घर के लिए चले कि चाचा जी हम घर जा रहे हैं, कोई संदेशा हो तो बताइए। इतना कह के वहाँ से चले हैं 14 दिसंबर 2000 में। 15 तक नहीं आए तो 16 को चाचा हमारे पोस्ट ऑफिस वाले घर आए। चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो 2 दिन पहले घर के लिए निकल चुके हैं। वहाँ जी आज अखबार में जो उनके साथी पत्रकार थे उनसे भी कह के आए थे कि हम 15 को आ जाएंगे। जब वहाँ नहीं गए तो शायद फ़ोन भी उनको करने लगे पत्रकार लोग, तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था सर, तो हमारी घबराहट बहुत बढ़ रही थी कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए धीरेन्द्र के साथ। इलाहाबाद जैसे बड़े शहर जब कुंभ मेला लगने जा रहा हो, पूरे शासन प्रशासन की आवाजाही हो, देश भर से दुनिया भर से लोग आ रहे हों, ऐसे बड़े शहर से एक अच्छे पत्रकार का गायब होना मामूली बात नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी। अब उत्तर प्रदेश में जुर्म का प्रसार और विस्तार दोनों ही हमेशा से चर्चा में रहे हैं। अगर सिर्फ कत्ल की घटनाएं ही देखें तो एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक 1993 से 2018 तक उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर रहा है। उसी बीच चूंकि एसएसपी पीके तिवारी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ ये घटना पता चली है और हम लोग इस पर एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि घटना दर्ज हुई थी कीटगंज थाने में, तो उन्होंने एसओ कीटगंज एसएन त्रिपाठी को बुलाया और कहा कि इस घटना की गंभीरता से जांच करिए। एसएसपी ने मेरे क्षेत्र की घटना देखी होगी तो उन्होंने मुझे इशारा करके बुलाया, कहा कि देखो ये पत्रकार बंधु आए हैं, क्या मैटर है थोड़ा देखो। एज एक पुलिस के अधिकारी होने के नाते उनके कमरे का मैंने सूक्ष्म निरीक्षण किया, देखा कि कोई ऐसी चीज़ मिले या कहाँ गए होंगे, कुछ बातचीत भी की सबसे। तो मोबाइल है, मोबाइल का जो चार्जर था वो लगा हुआ था। दिमाग में आया कि 2 दिन हो गए हैं, अगर उनको बाहर कहीं जाना होता तो चार्जर भी ले गए होते। तब तक उनके साथी पत्रकार सत्येंद्र सिंह चौहान, उन्होंने धीरेन्द्र के फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवा दी। कॉल डिटेल आई कि जो है 3-4 नंबर आए। फिर और पड़ताल किया गया तो पता चला कि उस नंबर से एक पूर्व सांसद से बात हुई थी। एक घर का था जिसमें 5 मिनट लैंडलाइन पे बात हुई थी, और एक रेलवे इंक्वायरी के नंबर, 3 नंबर उसमें पकड़े गए। मोबाइल नंबर तो किसी के हो तो पता गलत हो सकता है, लेकिन लैंडलाइन का नंबर सही होगा जो बिल आता है, तो इसलिए मैंने उस लैंडलाइन के नंबर पर बात की। स्वयं मैंने मिलाया, अपने थाने के नंबर से मिलाया मैंने। तो उधर से टेलीफोन से आवाज़ आई तो उसने कहा कि मैं फूलन देवी बोल रही हूँ और मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। राम सागर तालाब का एड्रेस दिया उसने कि यहाँ पे रहती हूँ। जब टेलीफोन काट दिया तो मैंने वहीं पे, चूँकि इनके भाई साथ में थे और सब लोग थे, तो मैंने कि ये किसका नंबर है, और इनके भाई ने तुरंत कहा कि अरे ये तो मेरे गांव की लड़की और ये जिला पंचायत सदस्य है, इसका हस्बैंड, उसका नाम राजा कुलंदर के नाम से है। मेरे दिमाग में तुरंत एक ही बात आई कि जब ये धीरेन्द्र के नंबर से इस नंबर पर बात की गई है तो या तो ये धीरेन्द्र का पता जानती होगी, धीरेन्द्र कहाँ है या क्या बात की गई है, या मोबाइल ही किसके पास में है, और जिसके पास मोबाइल होगा उस आदमी को जरूर पता होगा कि धीरेन्द्र कहाँ है। सबसे पहले मैंने इन्हीं को, वीरेंद्र को, इनको भेजा कि जाओ देखो जा करके घर पर कौन कौन, चूंकि तुम जानते हो। इनको तो मैंने बता दिया और मैं भी पीछे से आ रहा। दरोगा जी बाहर मेन सड़क पे खड़े थे तो उधर से एक टाटा सुमो आती दिखाई दी, नई तरफ। क्योंकि उसमें सुमो कम थी और एक अलग रंग था, हथकंता वाइट और ये सब हुआ करती थी। तो डाउट हुआ, मतलब जानता तो ना मैं था ना मुझे वो, मैं वर्दी में था। मैंने जैसे रोका तो जो आगे जिला पंचायत सदस्य का बोर्ड लगा हुआ था गाड़ी में, तो मैंने उससे एकदम से ये कहा कि ये जो आगे बोर्ड लगा हुआ है इसके आप कौन है? कहा मैं उसका पति हूँ, हस्बैंड हूँ। पुलिस के सामने कोई पड़ जाए और अपराधी हो, कितना बड़ा अपराधी हो, जब पुलिस के सामने पड़ जाता है तो उसकी हक्की बक्की अपने आप कुछ ना कुछ गुम होती है। अगर अपराधी है, सही आदमी तो बिल्कुल नहीं होती, वो तो सीधे सीधे अपनी बात करेगा। पाठी जी अपना उससे पूछे कि आपको हमने कहीं देखा है, कहीं ना आपका नाम, तो उसने कहा राम निरंजन, कहीं नहीं
और कोई नाम है, राजा कुलंदर है ना, तो कहीं हाँ साहब हमारा राजा कुलंदर। उसने साहब इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति था कि अपने से अपना नाम राजा कुलंदर रखा। क्योंकि रहने वाला वो शंकरगढ़ क्षेत्र का था, जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, वो रिजर्व क्षेत्र भी था, तो उसने अपनी पत्नी जो गोमती देवी उसका नाम था, उसने उसका नाम फूलन देवी रख दिया था। फूलन देवी कुख्यात डकैती सब कोई जानता है। फूलन देवी समाजवादी पार्टी की टिकट से सांसद हो गई थी। उसने सोचा कि मेरी पत्नी भी फूलन देवी जैसी ख्याति पाए, इसलिए उसने अपनी पत्नी गोमती देवी का नाम करके फूलन देवी कर दिया और चुनाव लड़ाया जिला पंचायत सदस्य का, जिसमें वो जीत भी गई। इसलिए चुनाव तो कुलंदर लड़ा था, पुलिस ने इसको उठा लिया। आम धारणा होती है कि अगर हम कहीं पकड़े गए तो पुलिस को पैसा देके छोड़ दो, छूट जाएगा। मैंने जब पूछा कि किस लिए चाहें, क्या चाहें, ये बताइए। नहीं सर, मुझे लगता है कि आपको किसी ने कुछ गलत और शायद कहा किस गाड़ी के विषय में कुछ बता दिया हो कहीं। हमने नहीं, कुछ नहीं मुझे पता, मुझे धीरेन्द्र के विषय में बताइए। पुलिस ने जब इन दोनों को उठाया, बच्छराज को और राजा कुलंदर दोनों को उठाया, पुलिस उठा करके थाने ले आई, पूछताछ शुरू कर दी। तो पुलिस ने उसके साथ जो उसका साला था बच्छराज, उसको थोड़ा सा कड़ा किया। तो बच्छराज बहुत नर्वस था, बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसकी आँखें, उसका मिजाज, उसका चेहरे का रंग फक सा था। अचानक पुलिस की नज़र बच्छराज के जूतों पर गई। पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ अनफिट टाइप जूते लग रहे हैं, कुछ ये असहज सा बैठा हुआ। तो शक हुआ कि कहीं ये जूते धीरेन्द्र के ही हैं, ऐसा लग रहा था, क्योंकि कभी धीरेन्द्र को पहने हुए जूते देखे थे मैंने। कॉल डिटेल में 16 तारीख धीरेन्द्र के नंबर से कॉल की गई थी, पूछताछ की गई। जब ये कहा गया कि ये नंबर से बात की है आपने, कहाँ से बात की है, इन्होंने इधर उधर की बात की। पुलिस को संदेह था कि इसी से चूंकि आखिरी बात हुई है, इसलिए बच्छराज को पीटना शुरू कर दिया पुलिस ने। जब पुलिस ने ऐसा किया तो उसने बता दिया कि साहब वो तो गाड़ी में रखा हुआ। हम लोग उस समय पूरी तरह धीर हो गए जब उनकी मर्डर का खबर हम लोग पा। फिर उनसे पूछा, जब क्रॉस क्वेश्चन हुआ तो उसने तो बताया कि ये जो गाड़ी है ये चोरी की है, कल्पित गाड़ी है। और सर मुझे ऐसा आभास हो गया था कि शायद ये पत्रकार महोदय धीरेन्द्र जी वो जानते थे, क्योंकि एज ए पत्रकार होने के नाते मुझे परेशान थोड़ा सा करते थे। मैं भी डर गया कि कहीं पुलिस से न पकड़वा दे। तो मैंने इनको अपने घर पे बुलाया और उसका एक पिगरी फार्म था। पिगरी मतलब जिसमें सुअर पालते हैं। राजा कुलंदर ने बताया कि सुबह सुबह सर्दी का दिन था, दिसंबर का महीना था, तो वहाँ पे एक कौरा था, अपने अलाव होता है गाँव में, उसको कौड़ा कहते हैं, जिसमें आग जला करके बैठते हैं कई लोग। जैसे ही पहुँचे हैं तो इनको तापने के लिए बैठाला वहाँ पे। साले के सारा किया चाय ले आओगा, क्योंकि इनका मुंह मैंने अपने तरफ को किया था। मैं साले को देख रहा था, ना जाए 30-15 बोर का तमंचा था, उस तमंचे को लेकर के आया, चूंकि मेरे तरफ देख रहे थे, ला करके सीधे इनको गोली मार दी। देखिए कुलंदर बहुत हार्ड क्रिमिनल और प्रोफेशनल क्रिमिनल था। बहुत आसान नहीं था उससे राज उगलवाना, लेकिन पुलिस के अपने तरीके होते। पुलिस ने थोड़ा सख्ती की तो उसने बता दिया कि हाँ धीरेन्द्र का मर्डर तो हुआ है। फिर उसकी डेड बॉडी कहाँ है, तो उसने बताया कि हम लोग दिन भर अपने फार्म हाउस में ही थे और वहीं पर उसकी बॉडी रखी हुई थी। फार्म हाउस पे एक चारों तरफ से बाउंड्री थी काफ़ी ऊंची, आगे गेट लगा हुआ था काफ़ी। मैंने पूछा जब तुमने उसके फायर किया, उसे गोली मारी, तो कम से कम किसी और सुना हो, कोई आ जाता। अरे बड़े साहब ऐसे पटाखे चलते रहते हैं। मैंने बड़े आराम से उसको लपेट करके और अपनी डिग्गी में डाल लिया। उसकी टाटा सुमो की जो खड़ी डेड बॉडी को लेकर के अपनी टाटा सुमो से जा रहा था, ये और बच्छराज दोनों ये जा रहे थे दोनों। तो रास्ते में बॉर्डर पड़ता है, एमपी और यूपी का बॉर्डर, रीवा से पहले। वहाँ पे फोर्स रहता है, चेकिंग पॉइंट रहती है। नाइट का समय था तो इसकी गाड़ी रोकी, तो चूंकि गाड़ी थी और कुछ इंग्लिश हिंदी भी जानता था, पुलिस वाले जब तक आते स्वयं उतर के गया और जाकर के हाथ मिलाया, कहा कि आई एम राजा कुलंदर, जा रहा हूँ रीवा थोड़ा सा। तो चूंकि मध्य प्रदेश में थोड़ा रजवाड़ा टाइप का रहा है, तो वो ये भी नहीं समझ पाया कि राजा कहाँ का है, राजा कुलंदर हैं। तो देखा गाड़ी लग्जरी है ही के, उनका ठीक ओके तो चले गया। क्योंकि डेड बॉडी उसी पड़ी थी गाड़ी के पीछे डिग्गी। और यहाँ से ले गए शंकरगढ़ के आगे रीवा जिले में ले गए और फिर उसके कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद सिर धड़ से अलग के, जैसे वो कटिंग कहता था, नग्न हालत में वहाँ डेड बॉडी डाल दी, जिससे कोई पहचान न कर पाए। दूसरे दिन फिर राजा कुलंदर ने जहाँ लाश फेंकी थी वो सब बताया, वो जगह आइडेंटिफाई की। इसके बाद लेकर के जहाँ उन्होंने कपड़े फेंके थे वहाँ गए। सिर को रीवा से आगे पे एक बाणसागर तालाब पर पॉलीथिन में भर के उस तालाब में फेंके। तालाब में मछली पालन कुछ हुआ करता था, तो वहाँ पे वो चलती थी नाव, जाल डाला गया, तलाश किया गया, तो सिर एक पॉलीथिन में
मिल गया। तब फिर पत्रकारों ने कहा कि ले आइए सर को, हम लोग इलाहाबाद में विसर्जित करेंगे। राजा कुलंदर ने ये कहा, जब पूछे पुलिस वाले कि इनका मर्डर आपने क्यों किया, तो राजा कुलंदर बोला कि हमारी पत्नी से इनके नाजायज संबंध थे। हालांकि ये बात उसने गुमराह करने के नजरिए से कही थी कि धीरेन्द्र के चरित्र पर लांछन लगाया जा सके। कहीं तुम्हारे जो है पत्नी की उम्र और उनके पत्नी की उम्र और शकल देख के तो ये नहीं लगता, और असलियत बात ये है कि वो उसके घर कभी गए ही नहीं। लोगों में चर्चा का विषय बना कि इसकी पत्नी इसके गांव की रहने वाली है, वो भी उसी गांव के रहने वाले हैं। लोगों में एक चर्चा का विषय रहा, लेकिन उसने डायरेक्टली मुझे नहीं बताया। इसके विषय में उनको कुछ डाउट है और मुझे पत्रकार ब्लैकमेल करते थे। जैसा कि राजा कुलंदर ने आरोप लगाया कि उससे पैसे ले लिए थे, इसलिए मैंने उसको मारा, तो ये एक अपराधी की मानसिकता है। अपराधी के भीतर छुपा हुआ कोई डर रहा होगा जिसने उसको इस तरह से कहने के लिए मजबूर किया। नहीं, सच तो ये है कि वो धीरेन्द्र बड़ा स्वाभिमानी किस्म का पत्रकार था, वो पैसे नहीं मांग सकता। जब चुनाव हुए थे ग्राम प्रधानी के, तो उसके साले की पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही थी राजा कुलंदर की। उसको शक था कि धीरेन्द्र ने उसके साले की पत्नी को हराने में या विरोध, क्योंकि वो ऐसे मामलों में बहुत क्रूर था, तो उसे ये लगा कि धीरेन्द्र के मार देने से दो फायदे होंगे। एक तो शायद उसका विरोध खत्म हो जाए, और दूसरा उसने मोटरसाइकिल नई बजाज थी, बजाज बॉक्सर मोटरसाइकिल थी, तो उसे मिल जाएगी। ऐसा धीरेन्द्र पत्रकार, वो भी किसी माँ का बेटा था, किसी भाई का भाई था, किसी का सुहाग था। किस लिए तुमने हत्या की और किस तरीके से, बूचर तरीके से तुमने उसको मारा, उसका गला काटा, उसकी लीली काटी और काट करके कहाँ कहाँ क्या क्या फेंका, सिर उसका कहाँ फेंका, क्या फेंका। इस समाज का एक कितना दुर्दांत कृत्य है, कितना कुकृत्य है कि जिसको समाज जब देखे जब कैसा लगेगा। चूंकि इन्होंने गोली मारी थी कट्टे से, ये हुआ कि वो तमंचा भी इनसे बरामद किया जाए, पूछा जाए इनसे कहाँ पे है। इन्होंने कहा तमंचा मेरे घर पे उपलों में रखा हुआ है। वहाँ गए तमंचा बरामद करने के लिए। वहाँ जब गए जांच में तो उनकी गाड़ी का वाइजर जो है मिल गया, गेहूं के ड्राम में गड़ा हुआ मिल गया। जिस समय तमंचे की बरामदगी कर रहे थे, मतलब जहाँ इन्होंने बताया था, तो वहीं पे एक सूटकेस में रखा मिला। तो उसको देखा खोल के, तो उसमें वाहन संबंधी कई डॉक्यूमेंट थे। तो इनसे कहा कि ये काहे के हैं, तो बताने लगे साहब ये कागज हैं, गाड़ी के ये हैं। तो उस पर एक छोटी सी डायरी रखी, उसमें लिखा था राजा की डायरी। राजा की डायरी तो एक कौतूहल बस, नहीं पढ़ते। जब उसको पढ़ने लगे, 13 आदमी के पहले नाम लिखे हुए थे, 14वें नंबर पर इनका लिखा धीरेन्द्र। वो नाम किसके थे, कौन थे, किसी को नहीं पता था। वो अगर वो विक्टिम थे तो ये अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया, और अगर वो पकड़ा नहीं गया तो राज कैसे खुलता। अब वो कुलंदर ही उसके आगे की कहानी बयान कर सकता था।